डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, ये एक और नया वीडियो लेक्चर है आपके सामने जो आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं और क्लास 12th की बहुत ही प्यारी यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का वीडियो लेक्चर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर से पहले मैं आपको कुल मिलाकर 10 वीडियोस दे चुका हूं। जी हां, 10 का दम, नहीं पड़ेगा ज्ञान जरा भी कम अगर आप देखने में लगा देंगे अपना पूरा दम। मैं क्लास 12 के यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अगर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया था तो वो था फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया था F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। याद करिएगा, अगर आप में से किसी बच्चे ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ऑब्वियस सी बात है आज के लेक्चर में बताए जाने वाली कोई भी बात आसानी से समझ नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो लेक्चर नंबर 11 को देखने के लिए या देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए उन सभी लेक्चर्स के लिंक, खास करके वीडियो लेक्चर नंबर 10 को तो जरूर देख लेना अगर आज की बात को आपको समझना है। तो कमिंग बैक टू जो मैं कह रहा था, मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिराइव कराया था F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, वेयर F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B एट एन एंगल थीटा। यानी जब किसी करंट को कैरी करने वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे थीटा पे रखा है जाता तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स है लग जाता, उसका फॉर्मूला बिल साइन थीटा कहलाता। ये पढ़ाया मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में। क्यों रिपीट कर रहा हूं या क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज के लेक्चर में पढ़ाई जाने वाली बात में ये वाली बात जरूर काम आएगी। एक और चीज मैंने आपको कराई थी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, वो थी द डेरिवेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेस्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका एक्सप्रेशन आया था F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 divided by 2 pi r, where I1 is the current of the first wire, I2 is the current of the second wire and R is the separation between both the wires। सवाल आता है सर आज क्या करने वाले हैं? आज का वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराने जा रहा हूं कि अगर वायर की जगह पूरा एक वायर का कॉइल मींस एक पूरा अच्छा खासा बंडल, एक छोटी तार के टुकड़े की बात नहीं हो रही है, एक तार का अच्छा खासा बंडल जो हो सकता है सर्कुलर शेप में या हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप में। तो हम इस डेरिवेशन में जो कॉइल ले रहे हैं वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहे हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल मतलब जिसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, यानी तार का एक टुकड़ा नहीं है, इनफैक्ट एक तार के बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हैं, तो हर टुकड़े पे मैग्नेटिक फील्ड जरूर लगेगी। अब मैं आपको ये डेरिवेशन जिस तरीके से कराने जा रहा हूं वो सबसे यूनिक तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। इसी डेरिवेशन को क्लास 12 की फिजिक्स की कई सारी किताबों में अलग अलग तरीकों से दे रखा है। एक सजेशन मैं देना चाहता हूं, आमतौर पे सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स या तो प्रदीप रेफर करते हैं या SL अरोड़ा रेफर करते हैं। मैं जो डेरिवेशन आपको करा रहा हूं वो तरीका आपको हूबहू प्रदीप में नजर आएगा। जब आप उसे SL अरोड़ा में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग नजर आएगा। आपकी टीचर आपको जब पढ़ाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अमन सर की सुने या किताब में जो लिखा है वो देखे या SL अरोड़ा में जो लिखा है वो देखे या जो मैडम बता रही है वो देखे। मैडम आपको वो बताएगी जो NCERT में लिखा है, जो NCERT में लिखा है वो SL अरोड़ा में दिया है, लेकिन उसके करने से या उसको करने से एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और वो कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है वो कोई नहीं बताता, तब तक आपको पता नहीं चलता जब तक आप उसे खुद फेस नहीं कर लेते। एक छोटी सी बात वहां पे अधूरी बताई गई है SL अरोड़ा वाली किताब में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी गलती है, मैंने सिर्फ इतना कहा है बात थोड़ी अधूरी है। वहां रोल आता है टीचर का कि वो बात टीचर बच्चे को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। आप किताब से तो पढ़ोगे लेकिन पूरी बात आपको टीचर ही बता सकता है। हो सकता है वो मैं बताऊं या हो सकता है कोई और बताए। इसलिए मैं ये सोच ही नहीं रहा हूं कि आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हो।
लेकिन फिर भी अगर आप मेरी एडवाइस सुनना चाहते हो कि सर आपके द्वारा बताई जाने वाली बात को हम कौन सी किताब में देखें, तो मेरी सजेशन है कि आप प्रदीप में देखना। आपको मेरे द्वारा बताई जाने वाली बात अच्छे से समझ आ जाएगी, और जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने पे जाओगे तब आपको यह समझ आएगा कि वो कौन सी मिस्टेक है जो किताबों में है, और उसी को मैंने यहां पे सॉर्ट आउट किया है। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये पूरा लेक्चर एक ही डेरिवेशन का है, बस आज के इस लेक्चर में एक ही डेरिवेशन कराऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और टाइम टेकिंग है। एग्जाम में 5 मार्क्स की ये डेरिवेशन आती है, और इस डेरिवेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला डिवाइस भी है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और अच्छी तरह आप उसे जानते हैं। उसका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है वो जानने से पहले गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, आइए वो जानते हैं। तो हमारी आज की जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन की हेडिंग अगर कोई मुझे लिखने के लिए कहे तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। आई रिपीट माय सेंटेंस, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क acting on a coil, torque acting on a coil placed in a magnetic field। और इस डेरिवेशन में भी थ्योरी से कहीं ज्यादा जरूरी है इसका डायग्राम समझ आना। थ्योरी से कहीं ज्यादा जरूरी है इसका डायग्राम समझ आना। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीधा डायग्राम की बात करते हैं, सीधा डायग्राम की। ये देखिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसे जानबूझ के इस शेप में रखा गया है, जानबूझ के इस शेप में रखा गया है, जानबूझ के। डायग्राम ऐसा बना रहा हूं जानबूझ के, ऐसा सीधा भी बना सकता था, लेकिन ये बनाया गया क्यों? ताकि इसके क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ताकि इसको क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ताकि इसको क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड के मैं साथ कोई एंगल दिखा सकूं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल बन जाता है 180 माइनस थीटा। लेट अस से कि ये ए है, लेट अस से कि ये बी है, और लेट अस से कि ये सी है, लेट अस से कि ये डी है। आपके सामने डायग्राम है, आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम को अच्छे से देखो। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मान लीजिए कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ए बी सी डी फ्लो कर रहा है, यानी ए से बी जा रहा है, बी से सी आ रहा है, और सी से डी जा रहा है, और डी से ए जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल का हर हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है। अगर इस वायर का हर एक हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला AB, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे AB इस वायर की ब्रेथ है, AB इस वायर की ब्रेथ है, और क्या मैं कह सकता हूं कि BC यहां पे इस वायर की लेंथ है। साफ साफ आपको दिख रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है। अब वायर के हर टुकड़े पे, वायर के हर टुकड़े पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, गिवन बाय अ फॉर्मूला F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब फोर्स कहां लगेगा यह पता लगाना बहुत जरूरी है। आइए, फोर्स कहां लगेगा यह पता लगाना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, और ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, और ये वाला पॉइंट देखो। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। क्लास 12 के बच्चे हो तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी यह बात बताई है। कौन सी? एक बच्चा बोला फोर्स डिटरमाइन करने के लिए काम आता है
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बिल्कुल सही। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में F for father, F for first finger, F for field, C for child, C for current and C for central finger, M for motion, M for motive finger, M for motion, M for motive finger, M for mother. Father, mother, child. फादर के इलाके में करंट कैरिंग कंडक्टर जब जब जाएगा तो मम्मी की दिशा में वो धक्का पाएगा। फादर के इलाके में जब कोई बच्चा जाएगा तो मम्मी की दिशा में वो धक्का जाएगा। आपके फादर कर रहे हैं अपना काम, आप बच्चा बनके उनके कमरे में चले गए तो पापा ने कहा जाओ मम्मी की दिशा में, मुझे करने दो मेरा काम। यानी F is the father, F is the first finger, F is the field. Field, magnetic field. C for child, C for central finger, C for current, M for motion, M for धक्का, M for motive finger, M for mother. यानी धक्का कहां लगेगा, आओ पता लगाएं। देखो गौर से देखो, आपके सामने डायग्राम देखो, मैं डायग्राम घूरने का पूरा मौका दे रहा हूं। आपके सामने इस वाली वायर में करंट नीचे आ रहा है, फादर यहां है, तो फादर फादर फादर, ये लो जी, ये फादर, फादर ये मदर, करंट ये देखो, फादर फादर करंट एंड मदर, फादर करंट एंड मदर। यानी मोशन विल बी टूवर्ड्स यू, यानी आपकी तरफ यहां कह लीजिए या आप यहां कह लीजिए, यानी आप आउटसाइड आउटसाइड। तो इस पॉइंट को अगर मैं कहता हूं x, तो मैं कह सकता हूं x पे मोशन बाहर की तरफ लगेगा। मोशन कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। इस पॉइंट पे तो ये फोर्स यहां लग रहा है, इस तरफ तो ये फोर्स यहां लग रहा है। इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा उसे हम नाम देते हैं F1, इसे नाम देते हैं F2, इसे नाम देते हैं F3। ये आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी करके दिखाओगे तो आपको बता दूं कि इसमें करंट यहां जा रहा है, इसमें करंट यहां जा रहा है, फील्ड दोनों में सेम डायरेक्शन है। तो अगर मान लो इसका करंट x में है और फील्ड y में है, तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर z में होगा। अगर इसका करंट मान लीजिए कि y के नेगेटिव में है और फील्ड x में है, तो भैया आंसर z के नेगेटिव में होगा या z के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये पॉजिटिव z है तो ये नेगेटिव z है, अगर ये नेगेटिव z हुआ तो ये पॉजिटिव z हुआ। यानी F1 and F3 will always act in anti-parallel direction, but anti-parallel भी along the same straight line, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सेम स्ट्रेट लाइन, इस तरह काम करने में और इस तरह काम करने में फर्क होता है। सेम स्ट्रेट लाइन में काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे काम करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। वो क्या है अभी समझाता हूं, पहले सुनो, पहले समझो, फिर आप दो पूरा ध्यान है, मेरी गारंटी नहीं होंगे आप परेशान। अब इस वाले हिस्से का लो, ये देखो वायर का वो वाला हिस्सा, उस वाले हिस्से में भी फादर इधर है। अरे फादर इधर है तो फिर मुझे अपना हाथ इधर लाना पड़ेगा। ये देखो इस वाले हिस्से में फादर फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर चाइल्ड तो ऊपर है, चाइल्ड ऊपर, तो फादर इधर चाइल्ड ऊपर, तो मोशन कहां अंदर, यानी धक्का कहां अंदर। तो अगर ये F1, अगर ये F2, अगर ये F3, तो ये F4। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पॉइंट y है तो मैं बोल सकता हूं y पे मोशन कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। अब कितना लगेगा आओ उसकी बात करते हैं, आओ उसकी बात करते हैं। ये देखो मैंने लिखा फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय, force will be experienced by each portion of wire, each portion of wire by a formula, F is equal to Bill sin theta। आइए चार फोर्सेस हैं, चारों का जिक्र करते हैं। पहला फोर्स F1 is Bill sin 180 minus theta। F1 इज BIL और हमारे पास आ गया साइन थीटा F1। अब बात करते हैं हमारे पास अगले फोर्स की F2
F2 will be equal to Bill sin 90, or we can say that F2 will be equal to just Bill. घूरो, देखो, समझो, जानो, मन में आए कोई सवाल मचा दो मेरे बच्चों बवाल। F3 नीचे वाला फोर्स will be equal to Bill sin थीटा। अभी थीटा नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना थीटा ये होगा उतना ही थीटा ये होगा, ये याद रखें। F4 is equal to Bill sin 90 and we can say that F4 is equal to Bill। देखो पहले मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन में अगर आप नोटिस करो, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैंने 4 फोर्सेस का जिक्र कर दिया है और चारों फोर्सेस के एक्सप्रेशन को लिख दिया है। चारों फोर्सेस के एक्सप्रेशन के साथ साथ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से चारों के डायरेक्शन डिटरमाइन करने का तरीका भी आपको बता दिया है। यही वजह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको ये चीज नजर आनी चाहिए। एक बच्चा कहता है सर आपने करंट ऐसे घुमाया, अगर हम करंट ऐसे घुमाते, अगर आप करंट ऐसे घुमाते तो ये अंदर होता, ये बाहर होता, बस यही फर्क होता। तो डायग्राम में ज्यादा चेंज नहीं होगा। अगर कोई बच्चा गलती से इस डायरेक्शन को ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बनाकर आता है तो जो बच्चा इसे ऐसे बनाकर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, उसका ये फोर्स अंदर जाएगा, ये फोर्स बाहर जाएगा, चाहे कुछ भी हो। याद रखना F4 and F2 are both forming a couple। अब आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि कपल क्या होता है। मैं उस कपल की बात नहीं कर रहा हूं जो एक मेल और फीमेल का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, उस कपल की बात नहीं कर रहा हूं। ये कपल फोर्स कपल है। अगर आप में से किसी बच्चे को यह बात याद नहीं है तो चलो याद दिला देता हूं। 11th क्लास की फिजिक्स में रोटेशनल मैकेनिक्स में आप पढ़कर आए हो टॉर्क के बारे में। व्हाट इज अ टॉर्क? A torque is a rotational force which is produced by two forces which form a couple together such that both of them act in opposite direction। एक गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको जब हम घुमाते हैं तो आप नोटिस करो मेरा लेफ्ट हैंड और मेरा राइट हैंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में काम करने वाले दो फोर्सेस की जोड़ी बनाती है कपल, और ऐसा कपल पैदा करता है घूमने का प्रभाव। एक बच्चा कहता है सर फिर आप कहना क्या चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम जाएगा? एक बात बताओ, अगर मैं नहीं भी कहता तो क्या मेरी बातों से ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा है कि अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली देखो तो ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स और नीचे की तरफ काम करने वाला फोर्स एक ही लाइन में एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। किसके अलोंग? ये इसके अलोंग, यानी इसकी ब्रेथ के अलोंग, इसके ब्रेथ के अलोंग एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल दिशा में काम करने वाले कोई भी दो फोर्सेस हमेशा घूमने का प्रभाव पैदा करते हैं। एक 12th क्लास के स्टूडेंट को 11th क्लास की ये वाली बात पता होनी चाहिए। और 1% मान लेते कि आपको नहीं पता, तो मैं तो अभी बता रहा हूं ना। आप फिर भी पूरा कॉन्सेप्ट अगर ढूंढना चाहते हो तो 11th क्लास के फिजिक्स की रोटेशनल मैकेनिक्स की यूनिट में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और वी कैन से टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। और बहुत सिंपल अगर बात करूं तो भाई सिंपल सा फंडा है, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल। एक बच्चा बोला ये आर्म ऑफ द कपल क्या होता है? फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस को हम आर्म ऑफ द कपल कहते हैं, और उसकी मदद से हम टॉर्क लगाते हैं। एक बच्चा कहता है सर इस डेरिवेशन में क्या हो रहा है आप ये बताओ, ये सारी बातें एक्स्ट्रा मत बोलो। अरे यही एक्स्ट्रा बातें इस डेरिवेशन में हो रही हैं। क्या हो रहा है? अब मैंने इस पूरी डेरिवेशन में आपको केवल डायग्राम एक्सप्लेन किया है, मैंने थ्योरी नहीं लिखी है। तो मैं थ्योरी बोल देता हूं क्योंकि थ्योरी अगर लिखने बैठ गया तो समय ज्यादा जाएगा। लेकिन आप कभी भी डेरिवेशन
इस तरीके से मत करना। इस तरीके से मतलब डायरेक्ट ऐसे मत शुरू कर देना। पहले आप अपने डायग्राम को एक्सप्लेन करो, पहले अपनी डेरिवेशन में थ्योरी लिखो। थ्योरी बहुत जरूरी है डियर क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आपको यह बात पता होनी चाहिए। अब थ्योरी में लिखना क्या है, पहले आप इस डायग्राम को पूरा घूरो, ताकि अगर आपने ये डायग्राम घूर लिया है तो मेरे द्वारा कहे जाने वाले हर शब्द को आप समझ पाओगे। जैसे ही आप अपनी कॉपी में या एग्जाम की शीट में डेरिवेशन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD such that it is placed in a uniformly acting magnetic field acting from west to east as shown in the diagram. From the diagram, we can see that the direction of the magnetic field is crossing each portion of the wire and each portion is subtending some angle with respect to the magnetic field. We can see that 90-degree angle is formed by the length of the rectangular coil and theta angle is formed by the breadth of the rectangular coil. Because each portion of the rectangular coil, that is its length and its breadth, is under the effect of magnetic field, hence each portion will experience some magnetic field given by the formula Bill sin theta. So let us determine the force acting on each portion. In order to determine the magnitude of the force, we must also see that what will be the direction of the force. We can find the direction of the force using Fleming's left hand rule. When we apply Fleming's left hand rule on each portion of the rectangular coil, we will see that the force F1 is acting towards the force F1 is acting in upward direction, the force F2 is acting towards the observer, the force F3 is acting along the same line of F1 but in opposite direction, and the force F4 is acting inside the paper or inside the plane of the paper away from the observer. From above we can see that, or we can say that F1 and F3 are acting in opposite direction along the same straight line, therefore they will cancel each other. But F3 and F4 both are acting in anti-parallel direction, as a result of which they form a couple, and we must note that a couple always give rise to rotational effect. Hence we come to a conclusion that the rectangular coil placed in a magnetic field will experience a torque and hence it will rotate. Now we have to derive the expression of torque, which can be written as follows. बोलो बोलो, शांति आई कि नहीं आई? एक बच्चा कहता है शांति कम, टेंशन पहले आ गई। इतना जो आपने बोला ये याद किसको रहेगा? कौन बोला याद रखने को? जिसने कहा फिजिक्स रट लो, वहां से मेरे बच्चों तुम कट लो। जिसने कहा डेरिवेशन रट लो, उस टीचर के वहां से तुम हट लो। डेरिवेशंस आर नॉट मेंट टू बी लर्न्ड और रटोफाइड, दे आर मेंट टू बी अंडरस्टूड एंड देन लॉगिफाइड। आपको लिखना आना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को शब्दों में उतारना आना चाहिए। अगर मैंने ये सारी बातें बोली तो क्या रट के बोली? अब मैं दोबारा बोलूंगा तो हो सकता है मैं कुछ और पहले बोलूं और कुछ और बाद में बोलूं, लेकिन इतनी थ्योरी लिखने के बाद ही आप डेरिवेशन अटेम्प्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। इससे पहले कि मैं डेरिवेशन का बाकी हिस्सा लिखना शुरू करूं, है मेरी आपसे गुजारिश फिर से कि एक बार आप इसे पूरा का पूरा दोबारा अच्छे से घूर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, बस फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचना बाकी। इसलिए घूरो, अच्छे से घूरो, अच्छे से देखो, समझो, जानो, परखो। आए मन में कोई सवाल, मेरे बच्चों मचाओ बवाल। देखो अब क्या करना है। ये सारी बातें जो मैंने कही थी वो सब आपने लिख ली। अब क्या करेंगे? मैं इसको भी यहां से हटाऊंगा और इसे भी यहां से हटाऊंगा। ये सारी बातें आपको बता चुका हूं, ये सारी बातें आपको बता चुका हूं। ये सारी बातें हटाने के बाद क्या लिखूंगा वो देखो। अब मैं लिखूंगा दैट फोर्स F2, मैं लिखूंगा फोर्स F2 इज इक्वल टू बिल एंड फोर्स F4 इज इक्वल टू बिल act along the portion, act
along the portion AB of wire. एक बच्चा कहता है सर ये वाली बात समझ नहीं आई कि हाउ डू दे एक्ट along the portion AB of the wire. हाँ समझाता हूं. मान लो मैंने B को पकड़ लिया और A को पकड़ लिया, ये बाहर निकाला, ये रख दिया. अगर मैं A और B को बाहर निकाल के रखता हूं तो नोटिस करो ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो यही फोर्स इस तरफ लग रहा था, यानी B पॉइंट के अलोंग इस तरफ लगा, और यही फोर्स A पॉइंट के अलोंग उस तरफ लग रहा था, यानी उस तरफ लगा. गौर से देखो, इसे हम अल्टा पलटी भी कर सकते थे, बट आपने नोटिस किया कि इस पॉइंट पे फोर्स यहां लगा और इस पॉइंट पे फोर्स यहां लगा, और वैसा वर्सा. हम ऐसा भी तो कह सकते थे कि ये फोर्स जब यहां लगेगा तो ये फोर्स यहां लगेगा. कुछ भी कह सकते हो. मैं डायग्राम वैसा भी बना सकता हूं, डायग्राम ऐसा भी बना सकता हूं. ऐसा क्यों बनाया, पहले जैसा क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि आपको किताबों में हो सकता है पहले जैसा नजर आए और हो सकता है ये नजर आए. परेशान नहीं होना. ये कब होगा? ये तब होगा जब करंट ऐसा होगा, और ये वाला कब होगा? जब करंट ऐसा होगा जैसा है. अब देखो, अगर ये F2 फोर्स इनसाइड काम कर रहा है और ये फोर्स F4 आउटसाइड काम कर रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस ब्रेथ के लॉन्ग काम कर रहे हैं, ब्रेथ के लॉन्ग. और हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो? हम ये जानते हैं कि भैया टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. यानी इसके बीच में और इसके बीच में F2 क्या है? F2 है बिल. F4 भी क्या है? F4 है बिल. लेकिन इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इस F4 ने F2 को कहा कि ये काम कर, तू मेरे सामने आ जा, यहां पे. F2 को F4 ने कहा कि तू मेरे सामने आ जा. तेरे मेरे बीच में जो ये लाइन डलेगी, ये हमारे बीच में परपेंडिकुलर लाइन होगी. परपेंडिकुलर. बात तो सही है. यानी अगर ये A, ये B, ये M, तो मैं बोल सकता हूं टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. और साफ साफ दिख रहा है, साफ कि फोर्स होता है बिल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा AM. अब सवाल आता है AM कैसे निकालें? AM निकालने के लिए इन ट्राइंगल AMB, ये वायर थीटा पे इंक्लाइंड है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. साफ पता चल रहा है कि वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा पे इंक्लाइंड है. तो AMB में अगर मैं cos थीटा निकालता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा के ठीक सामने बेस है, cos थीटा के ठीक सामने बेस है AM और हाइपोटेन्यूज है AB. देयरफॉर AM इज इक्वल टू AB cos थीटा. देखो, अगर AM इज इक्वल टू AB cos थीटा, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू बिल इंटू AM की जगह AB cos थीटा. AB क्या है? ब्रेथ बोले तो B. यानी देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाइड बाय B cos थीटा. अगर आप नोटिस करो, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया. अगर लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू BAI बाई cos थीटा. एक बच्चा कहता है बाई cos थीटा. हां, काम वाली बाई. टाउ इज इक्वल टू बाई cos थीटा. एक बार घूरो, एक बार देखो, दो बार समझो. ये बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है. अच्छे टीचर इस एक्सप्रेशन को ऐसे नहीं बताते. NCERT और SL अरोड़ा में भी ये एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा. मेरी गारंटी है, किताब खोल के देखो, वहां एक्सप्रेशन लिख रखा है साइन थीटा. बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और सर खुजाता है कि भाई फॉर्मूला कौन सा सही है.
तभी तो मैंने बताया कि मिस्टेक कहां होती है, और आप जब गलती करते हैं तो वो बात नहीं पकड़ पाते, वहां टीचर का रोल आता है। एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो बाई कॉस थीटा है, जो आपको दिखता है वो कंडीशनल फॉर्मूला है, एक केस का फॉर्मूला है, और एनसीईआरटी की किताब और एस अरोड़ा की किताब सीधा केस का फॉर्मूला पढ़ाती है। क्या किसी ने ये गारंटी दी कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन उस केस का होगा? तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला ये लगाना है या वो लगाना है? मैं बता रहा हूं, जब हम हैं आपके लिए तो क्यों है टेंशन, आप अपने लिए तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं ये बहुत काम आएगा। मैंने किसी को गलत नहीं कहा, ये मत सोचना कि मैं ही सबसे अच्छी चीज सिखा रहा हूं, प्लीज गलत किसी को नहीं कहा है। मैंने ज्ञान अधूरा कहा है जिसे मैं पूरा देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपकी सीट पे बैठकर आपको वो फील कराना चाहता हूं जो आप पे बीत सकती है, इससे पहले कि वो घटना आपके साथ घटे। हम यहां पे कॉन्सेप्ट से पूरी तरह मिलके आगे बढ़ सके। बात समझ आई? सुनो ध्यान से। टाउ इज इक्वल टू बाई कॉस थीटा। अब अगर यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स होते, अगर अब n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो n से मल्टीप्लाई करते, जब n से मल्टीप्लाई करते तो n से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाता टाउ इज इक्वल टू बानी कॉस थीटा। अब इसे आप बानी बोलिए, या इसे आप बीना बोलिए, या इसे आप आनिक बोलिए, या इसे आप इनाक बोलिए, वो आपकी चॉइस है। मैं क्या बोलता हूं वो आपको मैं बता रहा हूं। इसे कहते हैं बानी कॉस थीटा। देख लो, घूर लो, समझ लो, पूरी डेरिवेशन आपके सामने है, बहुत ही प्यारी डेरिवेशन। एक्सप्रेशन डिराइव हो चुका है, दिस इज द एक्सप्रेशन, लेकिन इससे रिलेटेड बातें बहुत सारी हैं जो मैं बताना चाहता हूं। आओ बातें बताता हूं। देखो जी, देखो जी, समझो जी, घूरो जी, जानो जी और परखो जी। देखो देखो, हमने निकाल लिया टॉर्क का एक्सप्रेशन। टॉर्क का एक्सप्रेशन जो लगता है कॉइल पे, जो लगता है कॉइल पे, तब जब इट इज प्लेस्ड, it is placed at an angle theta with respect to magnetic field, with respect to magnetic field is as follows, is as follows. Tau is equal to बानी cos theta, बानी cos theta। दो केस, पहला जब थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरा जब थीटा इज इक्वल टू 90। जब थीटा इज इक्वल टू 0 तब टाउ इज इक्वल टू बानी, क्योंकि cos 0 1 होता है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 तब टाउ इज इक्वल टू 0। इस बानी को हम कहते हैं टाउ मैक्स, इसे कहते हैं टाउ मैक्स, इसे कहते हैं टाउ मिनिमम। पहले देख लो, पहले मन की तसल्ली करो, पहले एक्सप्रेशन जो बोर्ड पे है आपके सामने लिखा उसे देखो, ताकि आपको मेरे द्वारा बताए जाने वाली अब जो बात है वो समझ आ सके कि यार ये मास्टर समझाना क्या चाह रहा है, ये मास्टर पढ़ाना क्या चाह रहा है। वो बात ही आपको तब समझ आएगी जब आप चीजों को मेरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, आपकी बात हम मान गए कि जब थीटा 0 तब टाउ बानी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आओ मतलब समझाता हूं, आओ मतलब समझाता हूं। मतलब समझाने के लिए मैंने एक कॉइल लिया, ये कॉइल है, दिस इज द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कॉइल अच्छे से घूम सकता है, अच्छे से, क्योंकि थीटा 0 है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ कोई एंगल बना रही है, कोई एंगल बना रही है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो एंगल 90 पे पहुंच जाएगा, 90 पे तो cos 90 हो जाएगा, और 90 पे पहुंचते ही कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में नहीं घूमेगा। दिस मीन्स इफ वी वांट that the coil should get maximum torque, it must be placed in a plane
पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम चाहते हैं कि कॉइल पे मैक्सिमम टॉर्क लगे तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखो। एक बच्चा कहता है ठीक है मास्टर, समझ गए, आपकी बात समझ गए। फिर बुक में जो ये थीटा साइन दिख रहा है वो कहां से आया? आओ, बुक में जो साइन थीटा दिख रहा है वो कहां से आया मैं आपको बताता हूं। ये देखो, फिर से देखो, ये बात बहुत कम टीचर बताते हैं, बहुत कम। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, प्लेन ऑफ द कॉइल, और इस प्लेन ऑफ द कॉइल पे काम करने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल है तो थीटा 0, मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है तो उस पर टॉर्क लगेगा बानी कॉस थीटा। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन केयरफुली रीड करो कि उसमें जो डायरेक्शन है वो किस चीज का दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के साथ दिया है या किसी और चीज का दिया है। एक बच्चा बोला किसी और चीज का, क्या? दो ही तो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है। नहीं, यही चीज बतानी थी। अगर मैं इस प्लेन ऑफ द कॉइल पे एक नॉर्मल लगा दूं, इस प्लेन ऑफ द कॉइल पे अगर मैं एक नॉर्मल लगा दूं, ये एक नॉर्मल है, लुक एट दिस नॉर्मल, तो नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना, ये वाला एंगल, ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के साथ कुछ एंगल बना। इस एंगल को जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है कॉइल के साथ हम कहते हैं थीटा, और इस एंगल को कहते हैं अल्फा। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एट 30 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कॉइल। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल। अब एग्जामिनर ये जानता है कि फॉर्मूला बच्चे के पास एक ही है एज पर एनसीईआरटी, लेकिन क्या एग्जामिनर को यह पता है कि वो बच्चे को अमन सर ने पूरा ज्ञान दिया है? सुनो, फॉर्मूला हमने जो सीखा है उसमें थीटा ये वाला नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें ये दे रखा है, तो फिर ये कैसे निकाले? वेरी सिंपल, 90 माइनस दिस थीटा विल गिव यू दिस थीटा एंड यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले ये बात पता भी तो होनी चाहिए थी। ये बात एनसीईआरटी ने और एसएल अरोड़ा ने, मुझे कहने में कोई गम नहीं है, मिस कर दी है, बट नॉट क्लियरली एक्सप्लेन। थोड़ी थोड़ी छुपी छुपी कहीं मिल जाएगी। अच्छे से अगर किसी किताब ने एक्सप्लेन करी है तो प्रदीप नाम की किताब ने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अब मेरी बारी अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ये देखो, प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल पे बनने वाला नॉर्मल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल नजर आया बच्चों? नजर आना चाहिए। और काम करने वाली फील्ड, जब फील्ड का कॉइल के साथ एंगल होता है थीटा तो फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल होता है अल्फा। हम जानते हैं, सुन लो, हम जानते हैं। एक बच्चा बोला क्या कि टाउ इज इक्वल टू बानी कॉस थीटा, बट थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा की वैल्यू को यहां पुट किया तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू बानी साइन अल्फा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपको दो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख के दिखा दिए। पहला, टाउ इज इक्वल टू बानी कॉस थीटा तब लगाना जब एंगल मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल के बीच गिवन हो, तब लगाना। और ये फॉर्मूला तब लगाना जब एंगल मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच गिवन हो। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हो जाएगा और सब समझ आ जाएगा कि क्या होता है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड या टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और जब थीटा 0 होगा तब
अल्फा 90 होगा, तब अल्फा 90 होगा। यानी थीटा 0 होने पर और अल्फा 90 होने पर टाउ 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 नहीं होगा, टाउ मैक्स होगा, और टाउ मैक्स बानी होगा, टाउ मैक्स बानी होगा, टाउ मैक्स बानी होगा। एंड दिस मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड parallel to a magnetic field. This maximum torque is experienced when a coil is placed parallel to magnetic field. Such a magnetic field which applies the maximum torque on the coil when it is placed parallel to it is called as radial magnetic field. ये बात आपके लिए जानना, समझना, पहचानना और दिमाग में बैठाना तो उससे कई ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपको अपने दिमाग में बिठाना है, दिस टॉर्क बिकम्स बानी साइन अल्फा when the angle between the normal and the field is given. This torque becomes Bani cos theta when the angle between the field and the coil is given. यानी न्यूमेरिकल करने से पहले, डायग्राम बनाने से पहले, विजुलाइज करने से पहले रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको इससे अप्लाई करने में कोई कमी नहीं आएगी। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब जितनी बातें मैंने कही, एक बच्चा फट से बोला, जा मास्टर मुझे नहीं तेरी बात पे यकीन, तो मैं कैसे मानूं? मैंने कब कहा कि मेरी बात पे आंख बंद करके यकीन कर लो? ओपन द बुक, रीड द बुक, वेरीफाई द कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग में चीजों को बिठाओ, किताब को अपने सामने ला के रखवाओ और कॉन्सेप्ट को मैच करके समझो, तब जाके चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, है मेरी गारंटी। डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, whatever derivation I have done in this video lecture will be practically used in a device called as galvanometer, जिसका वीडियो लेक्चर इसके बाद बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप दिल थाम के बैठिए और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। और हाँ, इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए मेरी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन।